कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी, जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे, फूलों से सजा बिस्तर और सफ़ेद गुलाबों की खुशबू हर कोने में फैली थी। नरम और नाजुक जहाजी साइज के बिस्तर पर लाल मखमली चादर बिछी थी और उसके बीचों बीच जावेरिया सहमी हुई बैठी थी। दुल्हन का लाल जोड़ा, उस पर नफीस जरी का काम, चमचमाता दुपट्टा जो आधे चेहरे को ढके हुए था और भारी गहने जो उस पर खूब जच रहे थे। लेकिन ये सब जितना हसीन था, उतना ही बेचैनी से भरा भी होता जा रहा था। जावेरिया की निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। हर गुजरता पल उसकी धड़कनों को बेकाबू कर रहा था। दिल में शंकाओं का शोर था। क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? कहीं कोई नाखुशगवार बात तो नहीं हो गई? क्या वो वाकई मेरी जिंदगी का हमसफर बनना चाहता है? यही सवाल बार बार उसके जहन में घूम रहे थे, मगर हर बार उसे खामोश जवाब मिलता। वह बस इंटर तक पढ़ पाई थी, मगर अब एक कामयाब डॉक्टर की पत्नी बन चुकी थी। किस्मत ने उसे खूब नवाजा था। वह मन ही मन खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। आंखों में उम्मीदों के दिए जले थे, मगर वक़्त जैसे थम गया था। कमरे की घड़ी की सुइयां बेरहमी से आगे बढ़ रही थीं। 12 बजे, फिर सवा, फिर 1:30। जावेरिया अपनी ओढ़नी को बार बार मरोड़ रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, जो उसके दिल पर चोट कर रही थी। फरहाद की गैर मौजूदगी उसके दिमाग पर छाने लगी थी। कभी किसी दुल्हन के साथ ऐसा नहीं हुआ, फिर उसके साथ क्यों? ये सोच ही उसे बेचैन कर रही थी। जो खुशी से निढाल थी, अब घबराहट के साए में आ गई थी। हर आहट पर चौंक जाती, कभी दरवाजे के हैंडल को घूरती, कभी आंखें झुकाकर दुआ मांगती कि अब वक़्त लंबा हो रहा है, वो अब आ जाए। रात के 2 बजने को थे, जब उसका सब्र टूटने लगा। अब और इंतज़ार उससे बर्दाश्त न हुआ। उसने धीरे से दुपट्टा सरकाया। जेवरों की छन छन कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और घसीटते कदमों से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ी। दिल में एक अनजानी उदासी उतर आई थी, जैसे कोई सपना टूटने वाला हो। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। वही चमकता चेहरा, वही सजी संवरी दुल्हन, मगर अब आंखों में खुशी की जगह बेयकीनी थी। उसने धीरे धीरे अपने गहने उतारने शुरू किए, दुपट्टा उतारा और फिर जोड़ा बदलने लगी। इस दौरान उसकी पलकों पर नमी उतर आई थी, मगर उसने खुद को संभाले रखा, क्योंकि जानती थी कि रोने धोने का कोई फायदा नहीं। जावेरिया अब भी मुश्किल से खुद को समेटकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे के हैंडल की घूमने की आवाज़ गूंजी, जैसे उसका दिल एक पल को रुक गया। उसने सांस रोककर दरवाजे की तरफ देखा। अगले ही पल वो अंदर दाखिल हुआ। फरहाद खानज़ादा, वही शख्स जिससे उसकी जिंदगी बंधी थी। एक मुकम्मल मर्द, एक दिलकश, बावकार और बेहद हसीन इंसान। उसकी लंबी कदकाठी, सलीके से संवरे बाल, हल्की बढ़ी दाढ़ी और आंखों में छुपी गहराई, हर चीज में ऐसा जादू था कि जावेरिया एक पल को जैसे सांस लेना भूल गई। उसने घबराकर खुद को संभाला और उठकर बैठ गई। दिल की धड़कनें तेज थीं। नजरें झुकाए वो दुपट्टा संभालती चुपचाप बैठी रही। फरहाद की नज़रें एक पल उसके वजूद पर टिकीं, फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप चलकर उसके पहलू में आकर लेट गया। जावेरिया ने होंठ भींचे, वो कहने ही लगी, आप देर से आए तो मैंने कपड़े बदल लिए। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने फरहाद को गहरी नींद में जाते देखा। उसका जिस्म सुकून से बिस्तर पर फैला था। सांसों की मध्यम रवानी उसके चयन की गवाही दे रही थी। जावेरिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वो एक पल को जैसे सुन्न हो गई। शादी की पहली रात, वो लम्हा जिसका हर लड़की बचपन से ख्वाब देखती है, जिंदगी का सबसे खास पल। उस पल में एक मर्द का ऐसा बेपरवाह रवैया, उसके जहन में शोर उठने लगा। दिल के नाजुक कोनों में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने कांपते हाथों से आगे बढ़कर उसके कंधे को छूना चाहा। शायद जगाने का इरादा था, शायद वह कुछ सुनना चाहती थी, कोई एक शब्द, कोई एक सफाई। लेकिन उसकी उंगलियां उसके जिस्म से कुछ इंच पहले ही रुक गईं, जैसे अंदर कहीं कोई उसे रोक रहा हो, कोई अहम, कोई शर्म, या शायद कोई अनजाना डर। हाथ पीछे खींचते ही दिल की दीवारें भीग गईं। पलकों ने झुककर आंसुओं को छिपाया, लेकिन आंखों के कोने चुपचाप भीग गए। फरहाद का सुकून भरा चेहरा देखकर उसके दिल में एक टूटी सी हूक उठी। क्या मैं इतनी गैर अहम हूं? उसने दिल ही दिल में सोचा। वह चुपचाप तकिए से टेक लगाकर बैठ गई, मगर उसकी आंखें लगातार उसी पर जमी रहीं।
सोते हुए भी वह शानदार लग रहा था, मगर जावेरिया के दिल में अब उसकी खूबसूरती नहीं, उसकी बेरुखी चुभ रही थी। उसे वह लम्हा चाहिए था, वह लफ्ज़ जो हर दुल्हन अपनी पहली रात में सुनती है। मगर यहाँ तो खामोशी थी, सन्नाटा था, और वो शख्स जो उसकी ख्वाहिशों का मरकज़ था, वो उसके ख्वाबों को ठुकराकर नींद की आगोश में जा चुका था। कमरे में एक बार फिर खामोशी फैल गई। घड़ी की सुइयां सरक रही थीं और जावेरिया की पलकों से खामोश आंसू बह रहे थे। एक ऐसी रात जिसका ख्वाब उसने दिल में संजोया था, अब सवाल बन चुकी थी। क्या ये मोहब्बत की शुरुआत है या कोई अनजाना फासला? मगर कोई जवाब नहीं था। वक़्त गुजरता गया। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों के किनारों से छनकर कमरे में उतर रही थी। घड़ी की सुइयां 10 बजा रही थीं जब जावेरिया की पलकों में हरकत हुई और आंखें खुल गईं। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है, क्या वक़्त हुआ है और आसपास की खामोशी इतनी अजनबी क्यों लग रही है। उसने धीरे से आंखें फैलाईं, पलकों की नमी अभी बाकी थी और कमरे की तन्हाई उसके दिल पर हावी हो गई। नज़र दाएं-बाएं दौड़ाई, मगर बिस्तर का दूसरा किनारा खाली था। फरहाद कहीं नज़र नहीं आ रहा था। दिल में एक अनजाना खालीपन घर कर गया। रात का वाक़या पूरी शिद्दत से ज़हन पर दस्तक देने लगा। वो लम्हा, वो बेरुखी, वो खामोशी, सब कुछ फिर से ताज़ा हो गया। वह होंठ भींचे चुपचाप सिसकने लगी, जैसे आंसू भी अब इजाज़त मांग रहे हों। रोने की आवाज़ इतनी धीमी थी कि कमरे की खामोशी में भी डूबी हुई लग रही थी। वह अपनी किस्मत पर सवाल उठाने लगी थी, अपने रिश्ते की अहमियत को तौलने लगी थी, मगर दिल की तराजू में सिर्फ दुख भारी लग रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। सफ़ेद लिबास में लिपटी, संजीदा मगर शफ़क़त भरी सूरत लिए जयबुन्निसा बेगम कमरे में दाखिल हुईं। जावेरिया घबराकर सीधी हो गई, आंसू दामन से छुपाने की कोशिश की, दुपट्टा ठीक किया और नज़रें झुका लीं। दिल जैसे धड़कने लगा कि कहीं वह सब जान न गई हों। जयबुन्निसा बेगम धीरे धीरे उसके पास आईं और नरमी से उसके सर पर हाथ रख दिया। वह लम्स इतना तसल्लीबख्श था कि जावेरिया के आंसू फिर से बहने को बेताब हो गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। बेटा, उनकी आवाज़ में बेहिसाब ममता थी। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन बेटियां ही घर बसाती हैं। मर्द, वो तो बाहर के होते हैं, बेखबर, बेपरवाह। औरतें ही चारदीवारी में रहकर सब संभालती हैं, सब सहती हैं। उन्होंने उसके आंसू देख लिए थे। जावेरिया का सर झुका रहा, दिल चाहा कि वह सब कुछ कह दे, कोई तो सब सुन ले, मगर वह बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, जैसे हर लफ्ज़ उसके वजूद में उतर रहा हो। मैं माँ हूँ फरहाद की, उसकी कमज़ोरियाँ जानती हूँ। वह थकावट, उलझन या शायद अपने ख्यालों में गुम हो, मगर तुम हार मत मानना। मैंने भी एक वक़्त पर बहुत कुछ सहकर यह घर बसाया था, तब जाकर आज ये छत हमारे सर पर है। तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी बेटा। जावेरिया की आंखों से 2 आंसू खामोशी से निकले, मगर अब चेहरे पर थोड़ी सी राहत की परछाई थी। वह सर हिलाकर उनकी बातों का जवाब दे रही थी, जैसे हर लफ्ज़ दिल पर लिख रही हो। जयबुन्निसा बेगम ने नरमी से उसका हाथ थामा और हल्के से दबाया। बेटा, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम वह सुतून हो जिस पर यह रिश्ता खड़ा होगा। खुद को संभालो और वक़्त को एक मौका दो। जावेरिया ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में ममता की गहराई और सच्चाई चमक रही थी। उसी पल उसने फैसला कर लिया था कि दिल में बदगुमानी नहीं लाएगी, अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देगी। जो हो चुका उसे सीने से लगाए नहीं बैठेगी। पूरा दिन आम दिनों की तरह बीत गया। रात के गहरे सन्नाटे में कमरे की रोशनी धीमे धीमे चमक रही थी। नरम गुलाबी लिबास में लिपटी जावेरिया का नाजुक वजूद 7 रंगों के ख्वाब सा लग रहा था। आईने के सामने खड़ी वह खुद को निहार रही थी। मेकअप की हल्की परत उसके चेहरे पर नरमी और मासूमियत की छवि बन गई थी। वह अपनी पलकों को झुकाकर फिर उठाकर हल्की मुस्कान के साथ खुद को देख रही थी, जैसे किसी अंदरूनी उम्मीद को तसल्ली दे रही हो। दिल ही दिल में सोच रही थी, शायद आज कुछ बदल जाए, शायद फरहाद आज उससे बात करे, एक नज़र मोहब्बत से देखे। शायद वो खामोशी जो रात से उसके इर्द गिर्द लिपटी है, आज टूट जाए। वह इसी उम्मीद में थी कि तभी दरवाज़ा चरमराया और फरहाद कमरे में दाखिल हुआ। जवेरिया के चेहरे पर अचानक खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। आइए, आपका कोट।
उसने नरमी से उसके हाथ से कोट ले लिया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। फिर वापस आकर थोड़े झिझकते हुए शिकवा किया, आपको बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं आता। सुबह से अब तक का वक्त हो गया और आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, कुछ खाया या नहीं। खैर छोड़िए, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। वो मासूमियत से हंसी, जरा सा घूमी ताकि फरहाद को अपना पूरा रूप दिखा सके। आंखों में वही पुरानी चाहत, वही सपनों की रिमझिम। फरहाद ने बस एक सरसरी निगाह उस पर डाली, जैसे वो कोई जाना पहचाना दृश्य हो जो आदत बन चुका हो। न कोई हैरत, न मुस्कान, न कोई सराहना। वो बिना कुछ कहे सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ जैसे जवेरिया के दिल पर लगी हो। उसके होठों की मुस्कान सिमट गई, हाथ धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। आंखों में उलझन, दिल में चुभती उदासी। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? दिल ने बेचैनी से सवाल किया। वो पल भर को बिस्तर पर आकर बैठ गई। नजरें दरवाजे पर जमी थीं और यादें एक एक करके दिल के पर्दे पर चलने लगीं। जब वो रिश्ता देखने आया था, कितनी गर्मजोशी थी उसकी आंखों में। मां जी तो खुशी से मेरा हाथ थामे बैठी थीं। हमारे फरहाद को तो यही लड़की पसंद आई है, बस सादगी और तहज़ीब हो तो लड़की दिल में उतर जाती है। उनके अल्फाज आज भी जहन में गूंज रहे हैं। और आज, शादी के बाद सब कुछ बदल गया। दिल जैसे सिकुड़ने लगा, आंखों की चमक मद्धम हो गई, अंदर एक बेचैनी सी पलने लगी थी। फरहाद का रवैया, उसकी खामोशी, वो ठंडा लहजा, सब कुछ जवेरिया के सपनों को चकनाचूर कर रहा था। वो जो इस रिश्ते को लेकर इतनी खुशी और जज्बे से आई थी, आज खुद को उस कमरे में अजनबी महसूस कर रही थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई, सिर्फ शावर का पानी चलने की आवाज़ थी और जवेरिया की चुप आंखें आईने में अपने ही अक्स को देख रही थीं, जैसे खुद से पूछ रही हों, मेरी गलती क्या है? लेकिन गलती सिर्फ बुरे वक्त की थी, जिससे कोई वाकिफ नहीं था। कमरे की हल्की रोशनी अब कुछ और गहरी हो चुकी थी। दीवार पर लगी घड़ी रात के 11 बजने की खबर दे रही थी। माहौल में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक़्त भी सांस रोककर किसी तल्ख लम्हे के गुजरने का इंतज़ार कर रहा हो। जवेरिया खामोशी से बिस्तर के एक किनारे बैठी थी, दिल में एक अजीब सी कसक लिए, जिसका सिरा उसकी बेनाम बेचैनी से जुड़ा था। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और फरहाद सफ़ेद शलवार कमीज़ में बालों पर तौलिया रगड़ता हुआ बाहर निकला। उसने एक सरसरी नज़र जवेरिया पर डाली, जैसे वो वहाँ मौजूद ही न हो, और सीधे जाकर बिस्तर पर बैठ गया। उसका रवैया अब भी उतना ही ठंडा था, जैसे दिल में कोई तूफान हो या जैसे वो किसी अनजाने बोझ तले दबा हो। जवेरिया ने कुछ पल इंतज़ार किया, फिर कुछ सोचकर धीरे से उसके पास जा बैठी। उसके दिल में उठते सवाल अब सब्र की हदें पार करने लगे थे। उसने हिम्मत जुटाकर थोड़ा और पास जाकर नरमी से उसका हाथ थाम लिया। फरहाद, उसकी आवाज़ बहुत धीमी और सहमी हुई थी। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? शादी को पूरा 1 दिन हो गया, लेकिन आपने एक बार भी मुझे नज़र भर के नहीं देखा, न कुछ कहा, न कुछ पूछा। वो अब अपनी तकलीफ छुपा नहीं पाई थी। वो कोई 30 से 32 साल की औरत नहीं थी, बल्कि 20 साल की एक मासूम लड़की थी, जिसकी आंखों में आम लड़कियों की तरह ही ये ख्वाब थे कि उसका पति उसे सराहे, उससे प्यार करे, उससे मोहब्बत के 2 बोल बोले। मगर यहाँ तो मामला ही उलट था। वो बात करते करते रुक गई, आंखों में नमी सी चमकने लगी। फरहाद ने अचानक अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाईं, जैसे किसी अनजाने झरने उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ा दी हो। अगले ही पल वो झटके से अपना हाथ छुड़ा गया, जैसे उस स्पर्श से उसे नफरत हो। तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। उसकी आवाज़ सख्त, तीखी और ठंडी थी। और आइंदा अगर तुमने बिना इजाज़त मेरे हाथ को छूने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवेरिया के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसके अल्फाज, उसका लहजा, सब कुछ एक कोड़े की तरह उसके दिल पर लगा था। वो सन्न रह गई, सांस जैसे कहीं अटक गई हो, आंखें फटी की फटी रह गईं। खबरदार, अपनी हद में रहना सीखो। वो बोलते हुए बिस्तर पर लेट चुका था और अगले ही पल आंखें बंद करके सोने का दिखावा करने लगा, जैसे कुछ कहा ही न हो, जैसे सामने कोई इंसान नहीं, बस एक दीवार हो। जवेरिया का वजूद जैसे जमीन में धंस गया हो। वो देर तक उसके चेहरे को देखती रही, जो अब नींद के नकली पर्दे में छुपा हुआ था।
उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे, दिल में टूटते सवाल और रूह पर एक ऐसी खामोश पीड़ा जिसे अल्फाजों में ढालना मुमकिन न था। वो धीरे से पीछे हटी और बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठकर खामोशी से सिसकने लगी। रात की खामोशी में सिर्फ उसकी दबी दबी सिसकियां थीं, और अब वो खामोशी जवेरिया के अंदर भी उतर चुकी थी। वो बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी, निगाहें कहीं खला में गुम थीं, सांसें बेतरतीब और आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। वो अब भी वहीं बैठी थी, जहां फरहाद ने उसे डांटकर चुप कर दिया था। उसका वजूद सुन्न हो चुका था, जैसे किसी ने अंदर ही अंदर से उसकी जिंदगी निचोड़ ली हो। अम्मी ने कितने ख्वाब दिखाए थे, वह धीरे से बड़बड़ाई, जैसे खुद से बात कर रही हो। कहती थीं, पति के लिए सजदे की तरह झुक जाना, उसका हर हुक्म मानना, हर बात पर सिर झुका देना, तभी तो घर बसता है। वह फूट फूट कर रोने लगी, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। पर अम्मी, मेरा शौहर तो मुझे देखना भी गुनाह समझता है। उसका लहजा, उसकी नज़रों की बेरुखी, ऐसा सुलूक तो दुश्मन से भी नहीं होता। उसकी सिसकियां अब तेज हो चुकी थीं, दिल जैसे बरसों की थकान से भर गया हो। या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया? इंटर पास हूं तो क्या? दिल तो मेरा भी है, ख्वाब तो मेरे भी थे, मोहब्बत, इज्जत, चाहत, ये सब मेरा भी हक था ना। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वह अपने रब से शिकवा कर रही थी, जैसे इस दर्द की गवाही भी उसी के सामने पेश कर रही हो। वह थक चुकी थी, रो रो कर, शिकवे करके, सब कुछ दिल से निकाल कर कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने आंखें पोंछीं, हल्का सा पानी पिया और एक गहरी सांस लेकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आंखों से आंसू बहते रहे, रोते रोते वह कब नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सूरज पूरी रोशनी से चमक रहा था। सुबह जैसे कोई ख्वाब बनकर आई थी। आंख खुली तो फरहाद कहीं नजर नहीं आया। बिस्तर खाली, कमरा सुनसान। वह घबरा कर नीचे आई और इंसा बेगम से पूछा तो जयबुन्निसा बेगम ने नरमी से बताया, फरहाद तो सुबह सवेरे ही निकल गया, उसे अस्पताल के काम होते हैं, तुम अपना ख्याल रखा करो। उसने बस गर्दन हिलाई, मगर दिल में सवाल उठने लगे। कहाँ जाता है इतनी सुबह? किस काम में इतना मशगूल है कि बीवी से बात करने का वक्त भी नहीं? और ये बेरुखी, ये सब बातें उसे सुकून नहीं लेने दे रही थीं। वह भी एक आम सी जिंदगी जीना चाहती थी, मगर अब सब कुछ बिखरता सा लग रहा था। दिन अपने ढंग से गुजर गया, मगर वह कुछ फैसले ले चुकी थी। वह अपने घर को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। उसने खुद से वादा किया था, जैसे कोई सिपाही जंग पर जाने से पहले हथियार बांधता है। अम्मी कहती थी ना, लड़कियां ही घर बसाती हैं, तो मैं कोशिश करूंगी, बर्दाश्त भी करूंगी, लेकिन ये जानकर रहूंगी कि मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है। वह आईने के सामने आ खड़ी हुई, आंखों में थकी हुई नमी थी, मगर चेहरे पर अब फैसला झलक रहा था। कल, हाँ, कल मैं खामोश नहीं बैठूंगी। और वह बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसका ये फैसला उसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश बनने वाला है। रात को भी उसने खामोशी से सब झेला, कुछ नहीं कहा। कमरे की खिड़की से सूरज की सुनहरी किरणें कालीन पर फैल रही थीं। दीवार पर लगी घड़ी ने 9 बजने का इशारा दिया तो जवेरिया के कानों में हल्की सी हलचल हुई। वह लिहाफ में मुंह छुपाकर लेटी थी, मगर आंखें खुली हुई थीं। उसने एक झलक फरहाद को देखा, जो तैयार हो चुका था। साफ सुथरा कोट, सलीके से बने बाल, महकती खुशबू। वह आईने के सामने खड़ा था, फिर घड़ी देखी और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ गया। जवेरिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को सोया हुआ दिखाने की कोशिश की। दरवाज़ा खुला, फिर आहिस्ता से बंद हो गया। वह जा चुका था। अगले ही पल जवेरिया ने लिहाफ झटके से हटाया, जल्दी से चादर ली और दरवाजे की ओर दौड़ी। पैरों में चप्पल नहीं थी। दरवाजे के पास रखी साधारण चप्पल पहन ली। हाथ से दुपट्टा संभालती वह सीढ़ियां फांदती नीचे आई। गेट के पार वह फरहाद की गाड़ी को जाते हुए देख सकती थी। उसने बिना देर किए एक रिक्शा रोका। भाई, उस गाड़ी के पीछे चलिए, अभी मुड़ी है। काली कार है, जल्दी। उसकी आवाज में घबराहट और जल्दी थी। ड्राइवर ने कुछ पूछे बिना रिक्शा मोड़ दिया। जवेरिया ने चादर अच्छी तरह लपेटी और सांसों को काबू में लाने लगी। दिल जोर से धड़क रहा था। सड़कों पर फरहाद की गाड़ी शांति से चल रही थी। जवेरिया की निगाहें उसी पर जमी थीं, जैसे वो उसके पीछे उसके राज ढूंढने निकली हों। वह सोच रही थी,
आज मैं जान कर रहूंगी कि उसके बर्ताव के पीछे क्या राज है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मुझसे ऐसा अजनबी जैसा बर्ताव क्यों। अब उसकी निगाहों में डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा और एक अजीब सा हौसला था। गलियां, सड़कें, दुकानें पीछे छूटती जा रही थीं और सामने फरहाद की गाड़ी थी, जैसे वह उसके दिल तक पहुंचने की आखिरी कोशिश कर रही हो। मैं कमज़ोर नहीं हूं, उसने दिल में कहा। जो मेरे नसीब में है उसे समझना और संवारना भी मेरा ही फर्ज है। रिक्शा धीरे हो चुका था। थोड़ी ही दूरी पर फरहाद की गाड़ी एक झटके से रुकी और वह तेजी से उतरकर क्लिनिक की ओर बढ़ा। जवेरिया ने ड्राइवर को किराया दिया, एक नज़र उस शीशे के दरवाजे पर डाली जिस पर खानजादा क्लिनिक की मध्यम सी नेम प्लेट लटक रही थी, और फिर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे देखा, लेकिन चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। शायद उसकी आंखों में छिपी गरिमा, कपड़ों की सादगी और अंदाज की तहज़ीब ही काफ़ी थी ये बताने के लिए कि वह किसी मामूली घर की लड़की नहीं है। क्लिनिक अंदर से छोटा लेकिन साफ सुथरा था। एक और छोटा सा रिसेप्शन डेस्क था जिसके पीछे हल्के नीले कपड़े में बैठी रिसेप्शनिस्ट थी, और सामने 3 लड़कियां इंतजार की कुर्सियों पर बैठी थीं। जवेरिया चुपचाप धीरे धीरे उनके पास आई और खाली कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल सामान्य से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन उसकी नीयत का भेद खोल रही हो। वो नजरें उठाकर इधर उधर देखने लगी कि उसकी निगाह एक लड़की पर ठहर गई जो उम्र में उससे काफी छोटी लग रही थी, मुश्किल से 16 या 17 साल की। गोरा रंग, आंखों में घबराहट और अंदाज कुछ ऐसा सहमा हुआ जैसे किसी अनजाने डर की छाया में हो। उसका पहनावा साधारण था, मगर चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जो देखने वाले को पलकें झपकाना भुला दे। जवेरिया ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखा। मन में कई सवाल उठे मगर होंठ सिले हुए थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि ये लड़की कौन है, यहाँ क्यों है, और क्या फरहाद के अजनबी से व्यवहार का कोई संबंध इससे है, मगर उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। कुछ ही पल बाद रिसेप्शन डेस्क के पीछे से आवाज़ आई, आयशा बीबी, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, अंदर चली जाएं। उस लड़की ने एक पल को नजरें उठाकर रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा, हल्के में सिर हिलाया और धीरे से उठ खड़ी हुई। उसकी चाल में झिझक थी, जैसे हर कदम पर डर लिपटा हो। जवेरिया ने गौर से देखा, उसके दिल में जैसे कोई चिंगारी सी जल उठी। शक और हैरानी ने उसके वजूद को झकझोर दिया था। वह बिना पलकें झपकाए उस दरवाजे को देखती रही जिसके पीछे फरहाद था, और अब वही लड़की उसके सामने अंदर जा रही थी। हर कदम के साथ एक नया सवाल, एक नई चुभन छोड़ती हुई। ये सब क्या है? क्लिनिक इतना बड़ा नहीं था कि बाकायदा कोई केबिन बनाया जाए, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी जो वह अंदर तक महसूस कर रही थी। बाहर खामोशी गहरी हो गई थी, लेकिन जवेरिया के अंदर तूफान मचा हुआ था। वक्त जैसे थम गया था। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां चल तो रही थीं, मगर उसे लग रहा था जैसे वो एक ही जगह जमी हुई हैं। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती, फिर उस कुर्सी की तरफ जहां वो लड़की बैठी थी और जो अब काफी समय से अंदर जा चुकी थी। उसके दिल की धड़कन लगातार तेज होती जा रही थी। वह पल पल बेचैन होती जा रही थी। आखिर वो लड़की इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा, और अंततः वह धीमे कदमों से रिसेप्शन की ओर बढ़ी। वहां मौजूद लड़की ने नजर उठाकर उसे देखा तो जवेरिया ने नरमी मगर बेचैनी से पूछा, वो लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एक पल को सुन्न हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और घबराहट उभरी। वह सीधी होकर बैठ गई, फिर थोड़े सख्त लहजे में बोली, आपको इससे क्या मतलब? आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? जवेरिया का चेहरा एक पल को शर्मिंदगी से झुक गया, मगर वह तुरंत संभल गई। नहीं, मेरा मतलब है काफी देर हो गई है, हमारा नंबर कब आएगा? रिसेप्शनिस्ट की नज़रें उस पर टिकी रहीं। फिर जैसे कुछ याद आया हो, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, आपका नाम क्या है? कुछ पल वह चुप रही, फिर सिर झुकाकर बोली, मेरा नाम जवेरिया है। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और कंप्यूटर पर उंगलियां चलाईं, और कुछ पल बाद उसे देखते हुए बोली, लेकिन मैडम, आपकी तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है। आपका नाम लिस्ट में नहीं है। आप तो जा भी नहीं सकती। जवेरिया कुछ पल खामोश खड़ी रही। दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वह अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर आंखों की बेचैनी छुप नहीं सकी। फिर भी वह धीरे से बोली,
वो अंदर क्या कर रही है? इतना समय क्यों लग रहा है? उसकी आवाज में शक की मिलावट थी, आंखों में बेचैनी और लहजे में हल्की सी कंपकंपी। रिसेप्शनिस्ट ने अब थोड़ी सख्ती से उसे देखा। मैडम प्लीज, आप यहाँ इस तरह सवाल नहीं कर सकती। अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो कृपया बाहर चली जाएं। यह कहकर वह अपनी नज़रें फेरकर कंप्यूटर की स्क्रीन में मशगूल हो गई, जैसे बात खत्म हो गई हो। कुछ पल वह वहीं खड़ी रही और फिर दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके कदम भारी हो चुके थे। दिल में सवाल थे, अनिश्चितता थी और एक गहरा अंदेशा जो उसके पूरे वजूद को जकड़े हुए था। वह लड़की, वो खामोशी, वो वक्त और फरहाद, सब कुछ एक उलझी हुई कहानी बनता जा रहा था। घर लौटकर जवेरिया ने कमरे की दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल घूम रहे थे। वह सारी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ और उलझता जा रहा था। वह पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी और उसका दिल धड़क रहा था जैसे कोई बेचैनी हो। उस लड़की का इतना वक्त तक अंदर रहना और फिर कोई जवाब न मिलना, यह सब उसकी समझ से बाहर था। एक सवाल लगातार उसके दिमाग में गूंज रहा था। क्या फरहाद की जिंदगी में कुछ और था? क्या उसके भीतर कुछ और राज छुपे थे? वह बेचैन होकर अपनी सांस के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र उन पर पड़ी जो जायनमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थीं। उनकी शांत सूरत और इबादत की हालत देखकर जवेरिया का दिल कुछ नरम पड़ा, मगर उसका दिल एक गहरी उलझन से भरा हुआ था, जिसे वह चाह कर भी निकाल नहीं पा रही थी। कुछ पल वह खामोशी से खड़ी रही, फिर धीरे से बैठ गई। जयबुन्निसा बेगम ने नमाज पूरी की और अपनी आंखें खोलीं तो उनकी निगाहें जवेरिया पर टिक गईं। बेटा, क्या बात है? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। कोई परेशानी है? उसने गहरी सांस ली और फिर बहुत संजीदगी से अपने डर और उलझन को सामने रखते हुए कहा, अम्मी, एक बात बताइए, क्या फरहाद मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? क्या वो किसी और चीज में उलझे हुए हैं? यानी क्या वो किसी और को पसंद करते हैं? उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी दिखाई दी। उन्होंने कुछ लम्हे जावेरिया को गौर से देखा और फिर अचानक बोलीं, बेटा, तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो? उन्होंने धीरे से कहा, सब कुछ ठीक है? तुम कहीं गई थी? जावेरिया ने सिर नामे हिलाते हुए अपनी आंखों में शक का समंदर लिए कहा, नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं गई। बस बताइए ना, क्या फरहाद किसी और को पसंद करते हैं? और हाँ, वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं? जयबुन्निसा बेगम ने जावेरिया को एकटक देखा और फिर गहरी सांस लेकर नरम आवाज में जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फरहाद स्कैन का माहिर डॉक्टर है और वो किसी को पसंद नहीं करता। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मगर वो सिर्फ सिर झटककर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कमरे की तरफ बढ़ गई, इस बात से बेखबर कि यही बात स्कैन डॉक्टर उसे किस राज से वाकिफ कराने वाली थी। कमरे में खामोशी की एक मोटी चादर तनी हुई थी। घड़ी की सुइयां रात के 10 बजने का इशारा कर रही थीं, मगर जावेरिया का दिल धड़कनों की शिद्दत से जैसे किसी तूफान की जद में था। वो लाल रंग के नफीस लिबास में, हल्का मेकअप किए, पलकों पर उम्मीदों का साया लिए बिस्तर पर बैठी थी। उसने ठान लिया था कि मोहब्बत की शुरुआत अब वो खुद करेगी और फिर हकीकतों से पर्दा उठेगा, मगर उसे ये इल्म नहीं था कि कैसा अजाब उसका इंतजार कर रहा है। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा चरमराया और फरहाद अंदर आया। एक पल की देर किए बगैर वो उसकी तरफ बढ़ी। दिल के सारे डर और झिझक को किनारे रखकर उसने उसकी गर्दन में बाहें डाल दीं, जबकि वो हैरान होकर उसकी बेबाकी देख रहा था। फरहाद, मुझे मेरा हक चाहिए, मैं आपकी बीवी हूँ। उसका दिमाग एक पल में घूमा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा, जिसकी ताब न लाते हुए वो जमीन पर गिर पड़ी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक औरत होकर इतनी गिरी हुई बात कर रही हो। मैं मर्द होकर खामोश हूं और तुम इतनी बेगैरत हो गई हो। मैंने क्या गलत कहा? वो सिसकते हुए बोली, शादी को 1 हफ्ता हो गया है। कितना इंतज़ार करूं? हर औरत की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ ख्वाब हैं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनाएं। चाहें, बस इतना ही तो कहा। क्या आप नामर्द हैं? फरहाद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इस बात की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। वो पास आया और झुककर उसकी तरफ इशारा करते हुए गुस्से से दहाड़ा, क्या तुम मेरे किरदार पर शक कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपनी औकात में रहो, वरना अभी के अभी तलाक दे दूंगा। फिर तुझे पता चल जाएगा कि मैं मर्द हूं या नामर्द।
वो बोलकर रुका नहीं, बल्कि लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से चला गया। वो लाल लिबास अब रंग से ज्यादा अजियत की अलामत बन चुका था। दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या बीवी होना वाकई जुर्म है? लेकिन इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। 2 रोज उसने खामोशी से गुजारे और फिर अपनी माँ के घर चली गई। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, सड़कों पर सन्नाटा था। मौसम में हल्की ठंडक बाकी थी, मगर जावेरिया के अंदर एक तूफान उठा हुआ था। वो सुबह ठीक 8 बजे माँ के घर से निकली थी, चेहरे पर अज़्म, आंखों में सवाल और कदमों में फैसला था। उस थप्पड़ को वो नहीं भूल सकती थी जो शादी के महज 1 हफ्ते बाद उसे मारा गया था। आज वो हर हाल में सच जानना चाहती थी। उसका रुख सीधा उसी क्लिनिक की तरफ था जहां से वो पिछले हफ्ते एक उलझन लेकर लौटी थी। न जाने क्यों उसे हर कड़ी वहीं से जुड़ती महसूस हो रही थी। क्लिनिक पहुंची, लेकिन ताला लगा हुआ था। वो एक कोने में खड़ी हो गई थी। वक्त जैसे धीमी रफ्तार से चल रहा था। हर लम्हा उसे और बेचैन कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद दूर से एक औरत आती नजर आई, वही रिसेप्शन पर बैठी लड़की जिसके हाथ में चाबियां थीं। जैसे ही वो क्लिनिक के दरवाजे के पास पहुंची, जावेरिया तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे अजनबी निगाहों से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो रिवायती लहजे में बोली। जावेरिया ने एक पल उसकी आंखों में झांका और फिर कहा, मैं मिसेस फरहाद हूँ, आपके बॉस की बीवी। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग एक पल को बदला। वो चौंकी और फिर खुद को संभालते हुए बोली, ओह जी मैम, फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जावेरिया ने कदम आगे बढ़ाते हुए संजीदा लहजे में कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तफसील से। और अगर आपको अपनी नौकरी प्यारी है तो बेहतर होगा कि मेरी हर बात का जवाब सच्चाई से दें। अगर आपने कुछ भी छिपाया या इनकार किया तो याद रखना, ये आपकी नौकरी का आखिरी दिन होगा। रिसेप्शनिस्ट ने हिचकिचाते हुए क्लिनिक का दरवाज़ा खोला, चाबी घुमाई, ताला क्लिक की आवाज़ से खुला। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर हल्का पसीना चमक रहा था। आइए मैम, अंदर चलते हैं। उसने सिर हिलाया और क्लिनिक के अंदर कदम रखा। जावेरिया उसके पीछे चल पड़ी। अंदर वही खामोश सा माहौल था, छोटा सा रिसेप्शन एरिया, दीवारों पर लगे फ्रेम और केबिन की तरफ जाता दरवाज़ा। हर चीज़ अपनी जगह थी, मगर जावेरिया की निगाहों में सिर्फ सच की तलाश थी। रिसेप्शनिस्ट ने एक तरफ बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गई, लेकिन बेचैनी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। जावेरिया ने गहरी सांस ली और सीधे लहजे में बोली, मेरा नाम जावेरिया फरहाद है। मैं आपके बॉस की बीवी हूँ। मुझे आपसे कुछ अहम सवाल करने हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगी। उसने फिर से भूमिका बांधकर कहा था। रिसेप्शनिस्ट ने घबराकर उसकी तरफ देखा। पलकें कुछ पल कांपती रहीं, फिर धीरे से बोली, मैडम, मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं आपका साथ दूंगी। आप पूछिए, क्या बात है? जावेरिया ने गहरी सांस ली, नजरें रिसेप्शनिस्ट की आंखों में गाड़ते हुए पूछा, आपके डॉक्टर साहब, यानी मेरे शौहर, औरतों का चेकअप क्यों करते हैं, और वो भी इतनी देर लगाकर? आखिर इस सब के पीछे क्या राज है? एक पल को रिसेप्शनिस्ट का चेहरा फीका पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी, मगर रुक गई। फिर निगाहें झुकाते हुए बोली, मैडम, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। ये मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। सर बहुत सख्त हैं। जावेरिया का लहजा एकदम सर्द और तल्ख हो गया। अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि यहाँ आपकी नौकरी बनी रहे तो खुदा के लिए मेरा साथ दीजिए, वरना आप जानती हैं ना मैं क्या कर सकती हूँ। रिसेप्शनिस्ट की सांस उखड़ने लगी। वो नज़रें चुराते हुए थोड़ा पीछे हो गई, चेहरे पर उथल-पुथल थी। मैडम, सर बहुत प्राइवेट इंसान हैं। अगर उन्हें ज़रा भी शक हुआ कि मैंने कुछ बताया है तो वो मुझे तुरंत निकाल देंगे। जावेरिया का लहजा एकदम नरम हो गया, आंखें भर आईं। मैं वादा करती हूँ ये बात हमारे बीच ही रहेगी। खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा शौहर मुझसे दूर होता जा रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ तो बताओ, आखिर वो वहाँ अंदर औरतों के साथ इतना वक्त क्या करते हैं? मुझे मेरा घर बचाना है। मेरे पास माँ बाप या भाई का सहारा नहीं है कि मैं तलाक लेकर अलग हो जाऊं। कम से कम मुझे कुछ तो पता चले ताकि मैं अपने रिश्ते की नींव मजबूत कर सकूं। उसकी आवाज़ में कंपन था और आंखों में सच्चाई की तड़प।
रिसेप्शनिस्ट की आंखें कुछ पल के लिए बंद रहीं, जैसे किसी अंदरूनी जंग से गुजर रही हो। फिर उसने धीरे से सर उठाया। आप वादा करें कि ये बात वाकई हमारे बीच ही रहेगी? न आप सर को बताएंगी, न किसी और को? जावेरिया ने बेताबी से सर हिलाया। मैं वादा करती हूँ, खुदा की कसम, किसी को नहीं बताऊंगी। बस मुझे सच जानना है। रिसेप्शनिस्ट ने एक लंबी सांस ली और चारों तरफ देखकर कमरे की खामोशी का जायजा लिया। ठीक है मैडम, मैं आपको सब बताऊंगी, मगर आपको हिम्मत से सुनना होगा, क्योंकि बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। मैडम, सर फरहाद बहुत घमंडी डॉक्टर थे। हर वक्त माथे पर बल और आंखों में ऐसा गुरूर जैसे पूरी दुनिया उनके कदमों में हो। बात बात पर गुस्सा हो जाते, किसी से सीधे ढंग से बात तक नहीं करते थे। जब मैंने ये नौकरी शुरू की थी, तब वो एक बड़े हॉस्पिटल में थे। वहाँ का सीनियर स्टाफ भी उनसे दबता था। जावेरिया चुपचाप सुन रही थी, आंखों में सवाल और दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने बोलना जारी रखा। फिर अचानक उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया और यहाँ छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। शुरू में मरीज कम आते थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी शोहरत बढ़ने लगी। वो बहुत ध्यान से चेकअप करते थे, जैसे किसी चीज को गहराई में जाकर परखते हों। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एक पल को संजीदा हो गया, आवाज धीमी हो गई। लेकिन फिर एक दिन, वो दिन आज भी मुझे याद है। एक लड़की आई थी, नकाब में लिपटी हुई, शर्मीली, बिल्कुल खामोश। उसका नाम था सादिया यूसुफ। शक्ल से शरीफ और मासूम लगती थी। सर ने उसकी फाइल देखी, उसे देखकर न जाने क्यों ठिठक गए। वो कोई आम मरीज नहीं लग रही थी उनके लिए। उसे किडनी में दर्द की शिकायत थी, मगर फाइल देखकर साफ लग रहा था कि फिलहाल अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं थी। मगर इसके बावजूद सर ने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। जावेरिया का दिल जैसे सीने में रुकने लगा। उसने थोड़ा झुककर पूछा, फिर क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट ने नज़रें चुराकर कहा, सर ने मुझे अचानक कहा कि मरीज को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाओ। मैं चौंक गई। मैंने फाइल देखी तो उसमें ऐसी कोई हिदायत नहीं थी, मगर सर के हुक्म की नाफरमानी की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने उनकी बात मान ली। सादिया खामोशी से मेरे साथ चल दी। वो भी हैरान थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। एक पल को वो रुक गई, जैसे अल्फाज गले में अटक गए हों। जावेरिया ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा, आगे क्या हुआ? सब सच बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। रिसेप्शनिस्ट ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उठाने जा रही हो। मैं उन्हें अल्ट्रासाउंड रूम में ले गई थी। सादिया बहुत सहमी हुई लग रही थी। जब थोड़ी देर बाद सर खुद वहां आए, तो मैं वाकई में परेशान हो गई। मुझे लगा था कि अल्ट्रासाउंड तो मैं ही करूंगी, हमेशा ऐसा ही होता था। लेकिन उस दिन सब कुछ बदला बदला सा था। जावेरिया ने गहरी सांस लेकर उसे ध्यान से सुनना शुरू किया। वह धीरे से बोली। सादिया ने तुरंत पर्दा गिरा लिया था। वह घबराकर बोली थी, मैं आपसे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाऊंगी, हम शर्मीले लोग हैं, मुझे लेडी डॉक्टर चाहिए। उसके लहजे में एक अजीब सी सख्ती और डर था। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ पल रुककर जैसे वो मंजर याद किया और बोली, तब आपके पति? सर फरहाद ने बहुत नरमी और शालीनता से उसे समझाया। उनका अंदाज एक मसीहा जैसा था। वह कहने लगे, डॉक्टर एक मसीहा होता है, एक डॉक्टर से पर्दा करना जायज़ नहीं है। हम तो इलाज करते हैं, नीयत पर खुदा नज़र रखता है। उनकी बातें इतनी दलील से भरी थीं कि सादिया चुप हो गई। बड़ी मुश्किल से वह मान गई। और फिर सर ने मुझे वहां से जाने का इशारा किया। जावेरिया ने बेचैनी से अपना हाथ मुट्ठी में बंद किया। आवाज़ धीमी हो गई, और तुम बाहर आ गईं? रिसेप्शनिस्ट ने आह भरी, जी मैडम, वह पहला दिन था, फिर तो ये एक आदत बन गई। सादिया अक्सर आने लगी, हफ्ते में 1-2 बार, कभी चेकअप का बहाना, कभी दवा का। वह आती, सीधे अंदर जाती, घंटों बैठती। मैं और बाकी स्टाफ हैरान होते थे, मगर सर के आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जावेरिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो, आंखों में नमी तैरने लगी। पहले वह पूरी तरह से पर्दे में आती थी, बुर्का, नकाब, सब कुछ। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह सिर्फ दुपट्टा लेकर आने लगी। साफ लग रहा था जैसे उसका बदलाव सिर्फ एक मरीज़ा का नहीं रहा, कुछ और था। सर के कमरे में हंसी, सरगोशियां, लंबी मुलाकातें। सब देखते थे, मगर आंखें बंद कर लेते थे, क्योंकि हमें इतनी इजाज़त नहीं थी कि हम सर के निजी मामलों में दखल दें। जावेरिया ने कांपते लहजे में पूछा, और फरहाद, वह कुछ नहीं कहते थे?
रिसेप्शनिस्ट ने नजरें झुका लीं। सर के चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती थी जब सादियां आती थी, जैसे कोई अनजानी खुशी हो। हम कुछ नहीं कहते थे, लेकिन सब कुछ समझने लगे थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। 2 हफ्ते बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। क्लिनिक की सुबह वैसी ही थी जैसी रोज हुआ करती थी। ठंडा सा माहौल, दवाइयों की खास महक और दीवारों पर छाई हुई खामोशी। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो खिलाफ ए मामूल सर फरहाद पहले से ही अंदर मौजूद थे। उनके चेहरे पर गंभीरता की गहरी परछाइयाँ थीं। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, आज क्लिनिक बंद रहेगा, सबकी छुट्टी है। सादिया मुझसे मिलने आ रही है और मैं किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। मैं एक पल को साकित रह गई। इतनी साफ बात सुनकर दिल जैसे ढक से रह गया। मैंने फौरन कहा था, सर, मैं अभी नहीं जा सकती। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा था, अभी गाड़ी नहीं आएगी, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। उन्होंने कुछ पल मुझे गौर से देखा, फिर एक हल्की सांस लेकर बोले, ठीक है, बाहर बैठ जाओ, लेकिन अंदर मत आना। मैं चुपचाप सिर हिलाकर बाहर वाली कुर्सी पर बैठ गई। दिल में एक बेचैनी सी उठ रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अभी मुझे बैठे कुछ ही समय हुआ था कि दरवाज़ा खुला और सादिया अंदर आई। उसके अंदाज में वही बेबाकी थी जो पिछली बार मैंने देखी थी। हल्का दुपट्टा सिर पर था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। हेलो, उसने सरसरी सा सलाम कहा और बिना रुके अंदर चली गई। मेरी नज़रें खुद ब खुद उसकी पीठ से हटकर काउंटर पर रखी चीज़ों पर जा टिकीं। वहाँ एक शीशे की छोटी बोतल रखी थी, क्लोरोफॉर्म। मेरी सांस एक पल को रुक गई। ये यहाँ क्यों है? मेरे जहन में फौरन सवाल गूंजने लगे। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अंदर से हल्की हल्की बातों की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे सर फरहाद और सादिया आपस में बात कर रहे हों। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ें मद्धम हो गईं और फिर पूरी खामोशी छा गई। मैं कुछ देर दुविधा में रही, फिर दिल पर जुल्म करके धीरे से उठकर उनके केबिन के दरवाजे तक गई। कदम कांप रहे थे और हाथ पसीने से भीग चुके थे। जैसे ही मैंने झुककर अंदर झांका, आंखें खुली की खुली रह गईं। मंजर अविश्वसनीय था। सादिया कुर्सी पर बेहोश पड़ी थी, उसके दुपट्टे का पल्लू जमीन पर था और सर फरहाद उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके साथ गलत हरकत में मशगूल थे। मैं तुरंत दरवाजे से हट गई, दिल में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई, मगर शरीर कांप रहा था। दिल की धड़कन बेकाबू थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सर फरहाद इतना गिर सकते हैं, मगर हम कर्मचारी थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वक्त बीत गया और ठीक आधे घंटे बाद क्लिनिक के खामोश, सुनसान माहौल में अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और सादिया तेज़ी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीर थी, दुपट्टा आधा सिर से ढलका हुआ था और कदम लड़खड़ा रहे थे। वह पूरी तरह से बिखरी हुई लग रही थी, जैसे किसी तूफान ने उसकी रूह को छीन लिया हो। उसके पीछे ही डॉक्टर फरहाद आ रहे थे, शर्ट के बटन बंद करते हुए। चेहरे पर एक घिनौना सुकून और घमंड की झलक थी। सादिया ने मुड़कर उसे देखा। आंखों में नफरत, दुख और बेबसी का तूफान था। आवाज़ में कांप थी, मगर अल्फाज सीधे दिल पर वार करने वाले थे। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, वह चिल्लाई। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। आपने मेरा यकीन, मेरी इज्जत, सब कुछ रौंद डाला। क्या मिला आपको ये सब करके? डॉक्टर फरहाद कुछ पल उसे देखते रहे, फिर एक जोरदार कहखा मारा। हंसी में शर्म नहीं, बल्कि बेहिसी छुपी थी। तुमने खुद मुझे लिफ्ट करवाई थी, याद है? वो नज़रें, वो मुस्कान, सब कुछ खुद किया। अब जब मैंने तुम्हें वैसा ही जवाब दिया, तो ये ड्रामा क्यों? वह उसकी तरफ कदम भी। डॉक्टर फरहाद, ये एक टूटे दिल की बद्दुआ थी, एक औरत की बद्दुआ। खुदा आपको बेटी दे और फिर आप खुद अपनी बेटी को उसी हाल में देखें जैसे आपने मुझे छोड़ा है। देखना, आपकी आंखों से भी वैसे ही आंसू बहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो पलटी और दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकल गई। उसकी चप्पल की आहट, उसके कदमों की बेचैनी और उसकी रोती हुई आवाज़ क्लिनिक की खामोशी में गूंजने लगी थी। कमरे में कुछ लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। डॉक्टर फरहाद वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। चेहरा एक पल को सख्त और गंभीर हो गया था, जैसे सादिया के अल्फाज दिल के किसी कोने में जाकर ठहर गए हों।
मगर अगले ही पल क्लिनिक की खामोश फिजा को अचानक उठती चीख पुकार ने चीर डाला। बाहर किसी के चिल्लाने, गाड़ी के ब्रेक लगने और फिर एक दर्दनाक चीख की आवाज़ गूंजी। मैं और डॉक्टर फरहाद दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। सामने सड़क पर भीड़ जमा हो चुकी थी और ज़मीन पर खून में लथपथ जिस्म पड़ा था। वो सादिया थी। किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया था और अब वो बेजान पड़ी थी। वो उसी पल मर गई थी। एक्सीडेंट इत्तेफाक था या फिर वो खुद गाड़ी के आगे आई थी। आज तक ये बात एक राज ही रही, मगर मैंने उस पल डॉक्टर फरहाद को पत्थर होता देखा था। वो दीवानेवार सादिया की तरफ भागे थे, लेकिन सब कुछ बेकार गया। वो उसी पल मर गई थी और अपने साथ साथ डॉक्टर फरहाद की सारी खुशियां भी ले गई थीं। मैं भी सन्न रह गई थी। लोगों ने बताया कि वो सड़क पार कर रही थी जब गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी। और मैम, ये अल्फाज जैसे खंजर बनकर मेरे दिल में भी उतरते चले गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मैं रोज़ देखती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। न जाने क्यों, एक अनजाना दर्द मुझे भी हुआ था। उसकी तमाम बातें सुनकर जावेरिया भी अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके जिस्म में बिजली भर दी हो। चेहरा हैरानी और उलझन से भरा हुआ था, मगर वो और भी बोली थी। उस दिन के बाद मैंने सर फरहाद को बदलते देखा। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में हमेशा एक शर्मिंदगी, एक पश्चाताप छुपा होता है। अब वो औरतों का इलाज मुफ्त करते हैं। जो पैसे आते हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल की ड्यूटी से होते हैं। क्लिनिक अब सिर्फ सेवा के लिए है। उसने गहरी सांस ली और थोड़ा और पास आकर बोली, खुदा ने उनके हाथों में अब ऐसी शिफा रख दी है कि दूर दूर से मरीज आते हैं और वो किसी को खाली हाथ नहीं लौट आते। शायद सादिया की बद्दुआ थी, शायद ये उनका प्रायश्चित है, मगर अब वो पहले जैसे नहीं रहे। जावेरिया की आंखों में एक अजीब सा एहसास उभरा। शायद वो अंदर ही अंदर उलझ रही थी। वो और बोली, हो सकता है कि वो आपसे दूरी इसलिए बनाए हुए हों। वो जो आपसे कतराते हैं, वो दरअसल इस डर में हों कि अगर उन्हें बेटी हुई तो कहीं वो भी वही सब न देखे जो सादिया ने देखा। शायद वो खुद को सज़ा दे रहे हैं। जावेरिया की आंखों में नमी तैरने लगी थी। उसके होंठ कांप रहे थे और वो बिना कुछ कहे पलटी, अपना पर्स उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल गई। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने एक बार मुड़कर क्लिनिक की तरफ देखा, एक गहरी, खामोश नज़र। फिर वो सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गई, दिल में शायद एक तूफान लिए हुए या शायद कुछ समझने की कोशिश में। और रिसेप्शनिस्ट वहीं दरवाजे पर खड़ी देर तक उसकी पीठ को देखती रही कि शायद अब कुछ बदलेगा, मगर दिल में कहीं न कहीं एक डर भी था कि अगर सर को पता चल गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। रात की खामोशी फरहाद के कमरे में फैली हुई थी और चांद की हल्की रोशनी दरवाजे से टकराकर कमरे में बिखर रही थी। फरहाद दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसकी आंखों में थकावट और दिल में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नज़र जावेरिया पर पड़ी, जो बिस्तर पर बैठी हुई थी और काफ़ी बेचैन नज़र आ रही थी। फरहाद ने हमेशा की तरह अनदेखा करते हुए वॉशरूम जाने का इरादा किया, मगर उससे पहले ही जावेरिया तेज़ कदमों से उसके सामने आ गई। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। फरहाद ने बेजारी से सिर झटका जब अचानक वो बहुत गंभीरता से बोली, सादिया कौन है? उसका लहजा बेहद संजीदा था। वो एक पल के लिए रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सादिया का नाम नहीं सुनना चाहता था, लेकिन जावेरिया के सवाल ने जैसे उसकी चुप्पी तोड़ दी हो। तुमसे मतलब? उसके लहजे में सख्ती थी, मगर अंदर से वो डर चुका था। सादिया का नाम उसके लिए एक दिल दहला देने वाली याद बन चुका था। वो अब उस बात का सामना नहीं करना चाहता था। वो वॉशरूम जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जावेरिया ने उसका रास्ता रोक लिया और बिना कुछ कहे उसका हाथ थामकर उसे बिस्तर पर बैठा दिया। एक पल के लिए वो खुद भी डर गई थी कि कहीं वो उसे फिर से झटक न दे, मगर शायद अब वो खुद भी अपनी हालत से थक चुका था। उसे बिठाने के बाद वो खुद उसके पास बैठ गई। आंखों में एक नरमी थी, जैसे वो फरहाद के दिल की हालत को समझ रही हो। वो उसकी तरफ झुककर धीरे से बोली, मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी में अतीत में क्या हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जीना छोड़ दें, लोगों से डरें और अपनी जिंदगी में आगे न बढ़ें। फरहाद ने अपनी नज़रें झुका लीं, जैसे वो उन शब्दों का बोझ सह नहीं पा रहा हो।
उसका दिमाग अब भी सादिया की घटना से बाहर नहीं निकल पाया था। मुझे मालूम है सादिया के साथ क्या हुआ था और उसके बाद आपने क्या फैसला लिया था। जावेरिया की आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी जो समझौते से भरी थी। वो फटी फटी नज़रों से जावेरिया को देखने लगा। उसे सच में हैरानी हो रही थी कि अपने शौहर के अतीत की इतनी शर्मनाक हरकत के बाद भी वो उसके सामने बैठी उसे सहारा दे रही थी। वो जावेरिया फरहाद खानज़ादा थी, जिसने बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत कुछ सहा था और अब वो किसी भी कीमत पर अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। उसने बहुत संजीदगी से फरहाद की आंखों में देखते हुए कहा, फरहाद, तुम्हें अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को झेलने का हक है, उससे बाहर निकलने का हक है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मुझे मालूम है तुमसे गलती हुई है और उस गलती की कोई माफ़ी नहीं, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है, वो तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है। ये कहकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में गहरा दुख और हमदर्दी थी। फरहाद ने झुका हुआ सर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, झूठ मत कहना, सच सच बताना, बस एक सवाल है। वो तुरंत हल्की सी सिर हिलाते हुए बोली, हुक्म करें, जो भी बात है मैं हर चीज़ आप पर वाज़ेह करना चाहती हूँ। वो उसके कदमों में बैठ गई थी। वो सच में जावेरिया थी जो बहुत बड़े ज़र्फ की मालिक थी, वरना उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक अपने शौहर का साथ छोड़ चुकी होती। इतनी रुसवाई, इतनी ठुकराने के बाद भी वो अपने शौहर का हाथ थामे हुए थी। फरहाद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें ये सब किसने बताया है? सच सच बताओ प्लीज़। लेकिन उसके लहजे में एक अधूरा सवाल था, एक अंदर की आवाज़ जो जवाब का इंतज़ार कर रही थी। जावेरिया ने नरम और संजीदा लहजे में कहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि हर अमल का नतीजा होता है। लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों पर नादिम हो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रहे हो, तो वो रब माफ़ करने पर कादिर है। अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई नहीं है। मेरा रब बहुत कादिर है, वो माफ़ करने वाला है। तुम एक बार दिल और दिमाग से तो सोचो। फरहाद की आंखों में नमी आ गई। मैं टूटता जा रहा हूँ जावेरिया, ऐसा लगता है कि सादिया सामने खड़ी है, मुझसे पूछ रही है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसकी इज्जत को रौंदा, क्यों उसकी ज़ात की इज्जत नहीं की। तुम्हें मालूम है जावेरिया, मैंने सच में बहुत दुआएं मांगी हैं, तौबा की है। मैं नहीं चाहता था कि सादिया मर जाए, बस मैं हवस में अंधा हो गया था। तुमसे बेरुखी बरतने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे ये डर है कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी और उसके साथ कुछ हो गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अम्मी ने ज़बरदस्ती शादी करवाई। जावेरिया उसके करीब आ गई और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी निगाहें नरम थीं और आवाज़ में मोहब्बत भरी मिठास थी। फरहाद, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी तो हम क्या कर सकते हैं? ये अल्लाह की रज़ा थी। और तुम्हारा डर, वो तुम्हारे अंदर का इज़्ज़तराब है, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। उसने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और फिर उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की हकीकत समझनी होगी, और वो ये है कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारा घर, तुम्हारी बेटी, ये सब अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। तुम क्यों डरते हो? अगर तुम नादिम हो, शर्मिंदा हो, तो वो रब माफ़ करने वाला है। तुम गलती तस्लीम कर रहे हो और इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। फरहाद ने गहरी सांस ली। वो बहुत गौर से उसे सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक नया सुकून आ रहा था, आंखों में रोशनी आ गई थी, जैसे वो एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रहा हो। तुम सच कह रही हो। शायद मैंने इतने दिनों तक खुद को झुठलाया था, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं कि अल्लाह की रज़ा के सामने कोई भी डर छोटा है। जावेरिया ने उसका हाथ मजबूती से थामा और उसे हिम्मत दी। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और अल्लाह की मदद से हम सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसकी आवाज़ में पूरा यकीन था। कुछ पल वो उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता रहा, जिसने आज उसके दिल पर रखा हुआ भारी बोझ हल्का कर दिया था। वो मध्यम लहजे में बोला, शुक्रिया जावेरिया, तुमने मुझे हकीकत दिखाई और मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा और अपने रब पर भरोसा रख रहा हूँ कि वो मेरी बेटी या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। जावेरिया ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और कहा, हम दोनों मिलकर अल्लाह की रज़ा में जीते हैं और यही सबसे बड़ी खुशी है। ये कहते ही वो उसके और करीब हो गई थी, जबकि वो भी धीरे धीरे उसकी ज़ात में गुम होने लगा था।
बेशक मेरा रब बहुत कादिर है, माफ़ करने वाला है, मगर नीयत सच्ची हो, क्योंकि अमल का दारोमदार नीयत पर है।